To start the next poem, Ozymandias. Ozymandias is a poem written by Shelley. So now move on to the introduction of the poem. It's a sonnet. Sonnet is a kind of poem, and it's written by P.B. Shelley, a famous romantic poet, and they call it a timeless masterpiece. As we are going to read the poem, you will understand why it is called a timeless masterpiece. It was published in this year 1818 and it was composed to show the fragility of life. Now, this will be the theme of the poem, and that the poem is created to show the fragility of life means that life is so delicate and fame and life they are not permanent, everyone is mortal, and therefore we should be humble and we should not be arrogant in the world. This is one theme, and to remind that nothing lasts forever. So, these are the 2 points that we are going to discuss in the poem later on. Ozymandias is a Greek name of the Egyptian pharaoh Ramesses II. अच्छा बच्चों, यहाँ पे ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि ये जो कैरेक्टर है इट्स नॉट ओनली अ कैरेक्टर दैट इज़ फाउंड इन फिक्शन. बेसिकली ये एक ओरिजिनल कैरेक्टर था एंड ही वाज इजिप्शियन फ़ारो जिसका नाम क्या था, रामेसेस द सेकेंड, एंड ही हिज रूल वाज इन 1300 BC. ठीक है. लेटर ऑन हिज स्टैचू इज सेड टू बी द मेन इंस्पिरेशन ऑफ द पोएम. उसका ये स्टैचू बना हुआ था. ठीक है, ये सब कुछ ओरिजिनल है और उसके बाद यहाँ से इंस्पिरेशन ली थी शैले ने और ये पोएम लिखी थी. ठीक है. The poet shows us the great antique emperor Ozymandias from 3 different points of view, that of the traveler, the sculptor, and the ruler himself, whom we encounter in direct speech in his own words later on in the poem. ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे 3 तरह के नरेटर्स आपके पास हैं. एक तो समहाउ ट्रेवलर है, ठीक है, जो कि पोइट को मिलता है और वो ये सारी बातें बता रहा होता है. देन स्कल्प्टर, स्कल्प्टर किस तरह से नरेट करेगा ये सारी की सारी स्टोरी, बिकॉज ही इज़ नॉट प्रेजेंट इन द पोएम, लेकिन वो ये स्टोरी किस तरह से नरेट करे बच्चों, बिकॉज ही हैज़ मेड दिस स्टैचू. और रूलर हिमसेल्फ, रूलर किस तरह से होगा कि वहाँ पे रूलर इज ओzymandias. ठीक है, और वो किस तरह से होगा क्योंकि उसके अपने वर्ड्स डायरेक्ट स्पीच में उसके पेडेस्टल पे लिखे हुए, जिस पेडेस्टल पे जिस स्टैंड के ऊपर स्टैचू खड़ा हुआ है वहाँ पे नीचे ओzymandias के अपने वर्ड्स लिखे हुए हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द पोएम. ये इसका टेक्स्ट है. जब आप टेक्स्ट देखते हो तो ऑन द राइट हैंड साइड आप देख सकते हो कि ये स्टैचू की कंडीशन है, प्रेजेंट कंडीशन यहाँ पे है. ठीक है, सर अलग हुआ हुआ फ्रॉम द लिम्स और पेडिस्टल, ये स्टैंड जो है इसके ऊपर आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है, सिर्फ उसके लिम्स नज़र आ रही हैं. और सीन कहाँ पे क्रिएट किया गया, इन द डेजर्ट. तो पिक्चर रिप्रेजेंटेशन आपको बहुत सी चीज़ें बता देती हैं. ठीक है, इसलिए फिर मैंने कुछ पिक्चर्स ऐड की हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए. ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो उसका हेड कहाँ पे है स्टैचू का, और ये सैंड के अंदर जाता चला जा रहा है. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स द टेक्स्ट ऑफ द पोएम. आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड. हु इज़ दिस आई, द पोइट. ठीक है, और ट्रैवलर जो कि नरेटर है, नरेटर नंबर 1 वो आ रहा है आपके पास. आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड. एंटीक मीन्स एंशियंट, पुराने ज़माने की एक जगह से एक ट्रैवलर आया था और उसको पोइट मिला. हु सेड, नाउ दिस हु ये कौन है, ट्रैवलर. उस ट्रैवलर ने क्या बताया, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट. कि बड़ी सी और ट्रंकलेस, ट्रंकलेस क्या होता है, मेन बॉडी जो है वो उसकी नहीं है. ट्रंक होता है अपर बॉडी. ठीक है, और वो वहाँ पे नहीं है, खाली लेग्स लगी हुई हैं. और वो क्या कर रही हैं बच्चों, स्टैंड इन द डेजर्ट. वो कहाँ पे खड़ी हैं, डेजर्ट में. नियर देम उनके साथ करीब ही, ऑन द सैंड, सैंड में, हाफ संक शैटर्ड विजिज लाइज. आधा डूबा हुआ, संक मीन्स डूबा हुआ. ठीक है, सिंक की सेकेंड फॉर्म है ना. आधा डूबा हुआ, शैटर्ड मीन्स ब्रोकन, टूटा हुआ, विजिज फेस, लाइज पड़ा हुआ है. ठीक है, उनके करीब ही सैंड में क्या पड़ा हुआ है, आधा टूटा हुआ फेस जो कि डूबा हुआ है सैंड के अंदर, वो पड़ा हुआ है. हुज फ्राउन, और उसका जो गुस्से का एक्सप्रेशन है. फ्राउन क्या होता है, आईब्रोज के ऊपर जो लाइंस होती हैं ना, रिंकल्स पड़, सॉरी फोरहेड के ऊपर आपके जो रिंकल्स पड़ जाती हैं, किस वजह से, एंग्री एक्सप्रेशंस की वजह से. जो लोग कॉन्स्टेंटली गुस्से में रहते हैं
तो उनकी आईब्रोज और फोरहेड के ऊपर लाइंस भी पड़ जाती हैं और आईब्रोज जो है वो ऊपर को उठी हुई होती है, इसको हम फ्राउन कहते हैं, ठीक है। एंड रिंकल लिप, और फिर उसकी दूसरी कंडीशन क्या बताई जा रही है, फ्राउन मीन्स आईब्रोज का ऊपर उठना, एंड रिंकल लिप, और लिप्स की कंडीशन क्या है, रिंकल्ड है। रिंकल्स आपको पता है ना, जो लाइंस होती हैं, ठीक है, वहाँ पे। एंड स्नियर ऑफ कोल्ड कमांड, स्नियर क्या होता है बच्चों, होती तो स्माइल है लेकिन इट्स अ काइंड ऑफ टॉन्टिंग स्माइल, जहाँ पे आप किसी को तंज करते हुए मुस्कुराते हो, ठीक है। तो स्माइल किसी भी तरह से अच्छी स्माइल नहीं है, बल्कि इट्स अ टॉन्टिंग स्माइल। और ये टॉन्टिंग स्माइल किस वजह से, ऑफ कोल्ड कमांड, कमांड क्या होता है बच्चों, ऑर्डर, और कोल्ड, देखो एक चीज़ हम पढ़ते हैं वार्मथ, वार्म और वार्मथ, ये किस से रिलेट किया जाता है, जब आपके दूसरे के बारे में फीलिंग्स होती हैं तो हम कहते हैं वार्म फीलिंग्स या वार्मथ ऑफ फीलिंग्स, ठीक है। कोल्ड कमांड मीन्स विदाउट एनी फीलिंग, कि वो जब ऑर्डर किया करता था किंग या स्टैचू, तो तब वो कैसे होते थे उसका ऑर्डर, विदाउट एनी फीलिंग फॉर द अदर पर्सन, बस वो ऑर्डर्स कर रहा होता था और उसके चेहरे पे तंज होता था, फ्राउन होती थी, मीन्स एंग्री होता था वो, और लिप्स उसके रिंकल्ड थे, और जब वो ऑर्डर कर रहा होता था तो वो बिल्कुल गुस्से में कर रहा होता था। अब बच्चों ये तीनों एक्सप्रेशंस को आप अंडरलाइन कर लो, क्योंकि इसको आप बार बार कोट भी कर सकते हो और इस पे आपको क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। नंबर 1 इज फ्राउन, नंबर 2 इज रिंकल्ड लिप, एंड नंबर 3 इज नियर ऑफ कोल्ड कमांड, ठीक है। ये आपके पास फ्रेज है थर्ड वाली भी। और ये तीनों चीज़ें क्या शो कर रही हैं, दैट द किंग वॉज अ क्रूअल पर्सन, दैट ही डिड नॉट हैव एनी फीलिंग फॉर हिज सब्जेक्ट्स, कि अपनी आवाम के लिए उसके दिल में कोई अच्छी फीलिंग्स नहीं थी, ठीक है। और वो हमेशा किस तरह से रहता था, गुस्से में, और वो बहुत जालिम था, ठीक है। अच्छा, ये तीनों हो गई एक्सप्रेशंस। देखो एक तो यहाँ से इन तीन एक्सप्रेशन से आपको क्या पता चल रहा है, द एटीट्यूड ऑफ द किंग, ठीक है, वो कैसा था। और उसके बारे में आपको क्या पता चल रहा है, डेल दैट इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पैशंस रेड, और ये भी पता चल रहा है कि वो जो स्कल्प्टर था, जो बनाने वाला था, उसने इन पैशंस को, ये पैशंस कौन से, नेगेटिव फीलिंग्स, तीनों की तीनों, ठीक है, जो किंग के अंदर थे, स्नियर, टॉन्टिंग स्माइल, कमांडिंग, कमांडिंग विदाउट फीलिंग्स, ठीक है, फॉर अदर्स, ये सारे के सारे नेगेटिव पैशंस जो हैं वो उसने बहुत अच्छी तरह से स्कल्प्टर ने ऑब्जर्व किए थे। तो ये हमें उसकी क्राफ्ट्समैनशिप भी बता रहा है कि वो कितना अच्छा आर्टिस्ट था वो स्कल्प्टर, कि उसने बहुत अच्छी तरह किंग के सारे एक्सप्रेशंस को पढ़ा था। और अब ये सारे एक्सप्रेशंस क्या है बच्चों, टेल दैट इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पैशंस रेड विच येट सर्वाइव, जो कि अभी तक बाकी रह गए हैं। किंग इज नो मोर देयर इन द वर्ल्ड, वो मर चुका है। स्टैचू इज ऑलमोस्ट ब्रोकन, और उसका फेस जो है वो कहाँ पे जा रहा है बच्चों, सैंड के अंदर। बट स्टिल जाते जाते भी क्या चीज़ हो रही है, वो जो नेगेटिव पैशंस थे, वो जो क्रूअल्टी थी, वो वहाँ पे वापस पड़ी रह गई है दुनिया के अंदर, ठीक है। स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, जो कि सब तो गई है, स्टैम्प मीन्स जो कि हमेशा के लिए परमानेंटली वहाँ पे स्टे कर गई है उस लाइफलेस स्टैचू के ऊपर, फेस के ऊपर, ठीक है। द हैंड दैट मॉक देम, वो हाथ जिसने उनका मजाक उड़ाया है, मॉक मीन्स मजाक उड़ाया है, टॉन्ट किया है। द हैंड कौन सा, किसका हैंड है बच्चों, स्कल्प्टर का। स्कल्प्टर ने ऑब्वियसली वो क्यों लगाई है वहाँ पे, क्योंकि वो उसको मजाक उड़ाना चाह रहा है, वो टॉन्ट करना चाह रहा है किंग की इन फीलिंग्स को, कि एक टाइम पे इतना ज़्यादा वो क्रूअल किंग था और अब वो कहाँ पे है, कहीं पे भी नहीं। तो हमारे सारी नेगेटिविटी का, एरोगेंस का, प्राइड का, क्रूअल्टी का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। एक तो ये आपको उन लाइफलेस थिंग्स के ऊपर, फेस या ब्रोकन लेग्स के ऊपर आपको क्या पता चल रहा है, वो हाथ मीन्स स्कल्प्टर जिसने उनका मजाक उड़ाया है, एंड द हार्ट दैट फेड, और उस दिल का जिस, जो फीड करता था इन सारे किसको फीड करता था, इन सारे नेगेटिव पैशंस को। नेगेटिव पैशंस कौन से, कि कोई फीलिंग नहीं है, गुस्सा है, क्रूअल्टी है, ठीक है। और ये हार्ट कौन सा है, किंग का हार्ट, ठीक है। अब यहाँ तक आई थिंक ये क्लियर है कि पहले आपको स्टैचू की कंडीशन बताई गई है, और ये सारा कौन बता रहा है, ट्रैवलर। ट्रैवलर के साथ ही जो है स्कल्प्टर की स्टोरी भी है, कि उसने किस तरह से नरेट किया किंग की कंडीशन को, ठीक है। अब आपके पास थर्ड चीज़ क्या आएगी, किंग हिमसेल्फ, ठीक है। एंड ऑन द पेडेस्टल, पेडेस्टल क्या होता है बच्चों, बेस, ये जो बेस इसकी यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। दीज वर्ड्स अपीयर, इसके ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, वो क्या है, माई नेम इज ओजिमैंडियस, मेरा नाम क्या है, ओजिमैंडियस, किंग ऑफ किंग्स, बादशाहों का बादशाह। लुक ऑन माई वर्क्स, ये माइटी एंड डिस्पेयर, मेरे कामों को देखो,
सारे माइटी कौन होते हैं? पावरफुल पीपल। और ये क्या होते हैं? यू। तो किंग एड्रेस कर रहे हैं सारे पावरफुल लोग जो दुनिया में हैं, उनको एड्रेस करके कह रहे हैं कि मेरी तरफ देखो, मेरे कामों को देखो, एंड डिस्पेयर, डिस्पेयर मीन्स एंड बी सॉरोफुल, और उदास हो जाओ। क्यों उदास हो जाओ बच्चों? क्योंकि नथिंग बिसाइड रिमेन्स, कुछ और बाकी नहीं बचा उस स्टैचू के इर्द गिर्द। देखो जितना माइटी किंग है बच्चों, नॉर्मली किंग कहाँ पे बैठता है? कोई आम सा किंग भी हो तो वो कहाँ पे बैठते हैं? कोर्ट में बैठते हैं, उसके इर्द गिर्द कोर्टियर्स होते हैं, उसकी पूरी फोर्सेस होती हैं, लोग होते हैं जो कि उसके ऑर्डर्स को पूरा कर रहे होते हैं। बट नाउ देयर इज नथिंग एक्सेप्ट सैंड अराउंड हिम, कुछ भी बाकी नहीं बचा, ठीक है। राउंड द डिके, और इस तबाही के इर्द गिर्द, ऑफ दैट कलोसल wreck, wreck भी क्या होता है बच्चों? डिके, डैमेज, तबाही। इस wreck के इर्द गिर्द भी, और कलोसल क्या होता है? ह्यूज, बहुत बड़ा। इतनी बड़ी तबाही के इर्द गिर्द अब कुछ नहीं बचा एक्सेप्ट क्या? बाउंडलेस एंड बेयर। बाउंडलेस मीन्स अनलिमिटेड, बेयर मीन्स अनकवर्ड, द लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे, अकेली और बराबर, लेवल मीन्स बराबर हुई हुई, सैंड जो है वो दूर दूर तक फैली हुई है। इसका क्या मतलब है? कि जब तक किंग जिंदा था तब तक तो वो अपने आप को सबसे ऊपर, सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ समझा करता था, लेकिन अब क्या हुआ है? उसकी डेथ के बाद सब कुछ लेवल हो गया है, और यही रियलिटी ऑफ लाइफ है कि लाइफ परमानेंट तो नहीं है, कोई भी इमॉर्टल तो नहीं है, सबको दुनिया से चले जाना है। तो फिर किस चीज़ के ऊपर कोई एरोगेंट हो या प्राइड फील करे, हम ये सब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि एट द एंड सबको ज़मीन के अंदर जाना है ना। अब ये हाफ फेस जो है स्टैचू का भी है, ये हाफ संक है, ठीक है, और यही इंडिकेट कर रहा है, ठीक है बच्चों। आई थिंक ये क्लियर है आपके पास। और बिल्कुल टिपिकल आपने जो पढ़ा हुआ है एक शायद कोट, प्राइड हैड अ फॉल, के जो भी गरूर का सर नीचा। तो ये उसकी मेरा ख्याल है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ये वाली पोइम, ठीक है। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं हम। कमिंग टूवर्ड्स द थीम ऑफ द पोइम। थीम इसका बच्चों क्या है? ट्रांजिएंस ऑफ पावर। पावर मीन्स कि किंग एक टाइम पे बहुत ज़्यादा पावरफुल था, अथॉरिटेटिव था, उसके पास सारे के सारी चीज़ें थी, ठीक है। ट्रांसिएंस मीन्स इम्परमानेंस, या फिर आप इसको कह सकते हो टेम्पररीनेस, ख़त्म हो जाने वाली, कि पावर जो है वो कुछ अरसे की होती है, हमेशा कायम नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती बच्चों? बिकॉज नो वन इन द वर्ल्ड इज़ इमॉर्टल। सबको ख़त्म हो जाना है, तो हमारे साथ साथ ये जो सारी पावर्स हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के लिए मैंने थीम लिखा था और इसकी रीडिंग भी कर देती हूँ, सो दैट कि आपके पास कुछ पॉइंट्स हों। जी, Ozymandias is a masterpiece establishing the philosophy of life through irony and sarcasm. अच्छा, आयरनी और सार्कस्म को मैं दोबारा भी एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि ये हमारे पास फिगर्स ऑफ स्पीच में एक चीज़ आ जाती है, ठीक है। और मैंने इस पोइम में आपके लिए आगे चल के फिगर्स ऑफ स्पीच सारे इन डिटेल एक्सप्लेन किए हुए हैं। यहाँ पे आप समझ लो कि एक तंजिया तरीके से पोइट ने जो है ओzymandias पोइम लिखी है, और उसमें क्या चीज़ बताई गई है? फिलोसफी ऑफ लाइफ, एक आयरॉनिक वे में, ठीक है। द थीम ऑफ द पोइम इज ट्रांसेंस ऑफ पावर, और इसका थीम क्या है? ट्रांसेंस ऑफ पावर मीन्स कि पावर जो है वो शॉर्ट लिव्ड है, हमेशा के लिए नहीं है। The shattered and ruined statue of Ozymandias is itself a glaring example of irony, as it was engraved with the words, "Look upon my work, ye mighty." और जो उसका टूटा हुआ फेस है ओzymandias का, वो इस चीज़ की एक एग्जाम्पल है। ग्लेयरिंग मीन्स क्लियर, एग्जाम्पल है ऑफ आयरनी की, क्योंकि उसके ऊपर वर्ड्स के लिखे हुए, मेरे कामों को देखो, ये माइटी पावरफुल लोगो, ठीक है। नाउ हिज वेरी ओन वर्ड्स आर मॉकिंग हिज वेन प्राइड एंड एरोगेंस, और अब उसके जो वर्ड्स हैं, ठीक है, अब वो खुद ही उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि इतना वो एरोगेंट था अपने टाइम पे, इतना वो प्राउड था, कहाँ पे अब वो? ही इज़ नो मोर देयर, ठीक है, किसको बता रहे हैं? The poet, through this irony, wants to highlight the utter futility of human effort to immortalize them, and exposes the theme that everything, irrespective how powerful it would be, must be perished or ravaged through the passage of time. पोइट यही बताना चाह रहा है बच्चों इस आयरनी के थ्रू कि बिल्कुल बेकार है। अटर फ्यूटिलिटी मीन्स कि इंसानी कोशिश बिल्कुल बेकार है कि आप अपने आप को इमोर्टलाइज कर लो, ख़त्म, हमेशा के लिए बना लो,
और ये भी एक्सपोज कर रहे थीम कि हर चीज़ चाहे वो जितनी मर्जी पावरफुल है उसको तबाह होना है टाइम के साथ। जैसे किंग तो चला ही गया, अब उसके स्टैचू भी आहिस्ता आहिस्ता डेजर्ट के अंदर सिंक कर रहा है। Throughout the poem, Ozymandias' pride is evident from the boastful inscription where he declares himself a king of kings to the sneer of cold command on his statue. पूरी की पूरी पोइम में क्या हो रहा है बच्चों, ओzymandias का प्राइड आपके सामने है, क्योंकि उसने जो इतना बोस्टफुल वे में लिखा हुआ है, जहाँ पे अपने आप को लिखा हुआ है किंग ऑफ किंग्स, और फिर आप उसको देखो स्नेयर ऑफ कोल्ड कमांड स्टैचू के ऊपर जहाँ पे ये चीज़ें हैं, ठीक है। However, the poet makes it clear, लेकिन पोइट बताना चाह रहा है कि हर इंसान, even the most powerful person in the land, will eventually be brought low, कि जितना मर्जी पावरफुल हो सबको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे आपको कैसे पता चल रहा है जी, यहाँ पे आपको पता चल रहा है फिजिकली स्टैचू जो है वो गिरा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये सिंबॉलिक भी है कि सबको, चाहे कोई अपने टाइम पे कितना पावरफुल है, उसको नीचे आना है। देयर नेम नियरली फॉरगॉटन, उनके नाम भी भूल लिए जाएंगे, एंड मॉन्यूमेंट्स टू देयर पावर बिकमिंग बैरिड इन द सैंड, और उनके जो मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं ना, वो भी क्या होंगे, आहिस्ता आहिस्ता सैंड में धंसते जा रहे हैं। Whoever sees Ozymandias statue, जो भी Ozymandias के स्टैचू को देखेगा, will remember him for his cruelty and arrogance. तो उसको ये कैसे याद रहेगा, अपनी क्रूअल्टी और एरोगेंस के लिए। Therefore we must be humble and merciful so that we are remembered as upright people. इसलिए हमें क्या चाहिए कि हम हम्बल और मर्सीफुल हों, रहम करें, ताकि हमें अच्छी तरह याद किया जाए। So now you have got the summary of the poem बच्चों। यहाँ पे समरी कोड करने का पर्पज़ ये है कि आपको उसकी टेक्निकलिटी बता दूँ कि समरी क्या होती है, मेन पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और होता क्या है, आपने टेक्स्ट को रेफर करना होता है। तो बिल्कुल स्टार्ट में जहाँ पे हम कर रहे हैं द नरेटर ऑफ द पोइम, ये हम उनके वर्ड्स में इस चीज़ को कर रहे हैं, हम टेक्स्ट को रेफर कर रहे हैं और इस तरह से समरी बना रहे हैं। बाकी आप अगर इस समरी को रीड आउट करो, यू कैन सी दैट कि यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, कोई ओपिनियन नहीं दी जाती, कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया जाता, ना ही कोई क्रिटिकल एप्रिसिएशन दी जाती है। जस्ट एज इट इज़, जो कुछ किसी पैसेज में, जो कुछ किसी पोइम में हो रहा होता है, वो एज इट इज़ आप लिख देते हो बाय गिविंग रेफरेंस टू द टेक्स्ट। सो टेक 2 मिनट्स, आप इसको पढ़ लो, फिर हम आगे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स इनफ। आप लोग इसको खुद से भी देख सकते हो, द पिक्चर इज़ देयर फॉर यू, आप इसको बाद में भी देख सकते हो, ठीक है। टेक्निकलिटी की बात है कि समरी आपने कैसे करनी होती है, यू हैव टू गिव रेफरेंस टू द टेक्स्ट एंड यू हैव टू कोट द सेम सिचुएशन without giving your own opinions. So now we are moving towards the next part, that is which figures of speech are used in the poem. फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं बच्चों, जो पोइम के अंदर डिफरेंट चीज़ें यूज़ की गई होती हैं, जिनके थ्रू एक तो ब्यूटी अचीव की जाती है, दूसरा वो कंपैरिजंस आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर रहे होते हैं, और एक विविड पिक्चर भी बनती जाती है, ठीक है। पहली चीज़ जो आपके पास आ रही है, दैट इज़ मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, अ मेटाफर मेक्स कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स। क्या करता है बच्चों मेटाफर, दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं उनको दरमियान कंपैरिजन करता है। और लिटरेचर में क्यों ये यूज़ किया जाता है, फॉर यूजिंग स्पेसिफिक इमेजेस और कॉन्सेप्ट टू स्टेट एब्स्ट्रैक्ट ट्रूथ्स, जहाँ पे आपने ऐसे आइडियाज़ होते हैं जो कि शायद वैसे आप नहीं बता सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये आपके माइंड में एक पिक्चर बना देता है, ठीक है। जैसे नीचे आपके पास एग्जाम्पल्स भी आ रही हैं और ये मैं बाद में भी बताऊंगी, ठीक है, एक सेपरेट लेक्चर इसके ऊपर दूंगी। फॉर द टाइम बिंग हम पोइम वाले को पढ़ लेते हैं।
पोइम के अंदर यहाँ पे यूज हुआ है एक्सटेंडेड मेटाफर, ठीक है, मीन्स एक्सटेंडेड मीन्स के थ्रू आउट द पोइम वो यूज हो रहा है. द स्टैचू ऑफ ओzymandias मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट्स पावर, लेगेसी एंड कमांड. स्टैचू से आपको क्या चीज़ पता चल रही है? पावर पता चल रही है किंग की, कमांड पता चल रही है, लेगेसी कि वो इतना ज़्यादा ग्लोरीफाइड किंग था. और क्या पता चल रहा है बच्चों? इट क्लैरिफाइज द मीनिंग्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड मेक्स इट क्लियर दैट वंस द किंग वाज माइटी एंड ऑल पावरफुल. आपको पता चल रहा है कि एक दफ़ा ये किंग कितना ज़्यादा ताकतवर, कितना ज़्यादा पावरफुल था. और ये भी पता चल रहा है दैट द सैंड हैज़ एरोडेड द एक्चुअल शेप ऑफ द स्टैचू, कि रेत ने कैसे ख़त्म कर दिया उसकी एक्चुअल शेप. और ये आपको क्या बताना चाह रहे हैं? ये सारा ही सिचुएशन बच्चों रिप्रेजेंटिंग द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ टाइम. ये टाइम जो है वो किस तरह से डिस्ट्रक्शन ले आता है हर चीज़ के ऊपर. तो चाहे वो एरोगेंस हो, चाहे वो पावर हो, चाहे वो कमांड हो, हर चीज़ को ख़त्म होना है. इस तरह से अब ऊपर जो एग्जांपल्स आपको मैंने मेटाफर की दी हुई है वो एक एक लाइन की है, एक एक वर्ड की है. लेकिन हम पोइम के अंदर क्या पढ़े? एक्सटेंडेड मेटाफर. तो वो तो पूरी की पूरी पोइम के अंदर स्प्रेड हुआ हुआ है, ठीक है, कि किस तरह से पावर जो है वो डिके कर रही है. Number two is personification. Personification is giving human qualities to non-living things. कि आप human qualities दे दे दो non-living things को, ठीक है. और I have added some pictures. यही लेक्चर में आपको रिपीट करूँगी फिगर्स ऑफ स्पीच के लिए अलग से भी, ठीक है. Now coming towards personification here in the poem, हम क्या देखते हैं पोइम में कहाँ कहाँ आपको मिल रही है? एंड द wrinkled lip and sneer of cold command. अब देखो ये स्नियर स्टैचू के अंदर से तो नहीं आ सकती ना, ठीक है, और स्टैचू का लिप भी रिंकल नहीं हो सकता. लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें दी गई हैं किसको? एक स्टैचू को. तो फिर ये पर्सोनिफिकेशन है क्योंकि स्टैचू एक लाइफलेस चीज़ है, ठीक है. देन वी हैव इमेजरी. इमेजरी क्या होता है बच्चों? कि आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हो जो आपकी 5 सेंसेस को इवोक करते हैं. 5 सेंसेस कौन सी हमारी? पहले भी बात हो चुकी है इन पे. हियरिंग, टेस्ट, टच, स्मेल, ये सब आपके पास क्या बनती हैं? 5 सेंसेस. इनको इवोक करने के लिए, इनको ट्रैक करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं ताकि आपके माइंड में क्लियर पिक्चर बने. यहाँ पे आप देख लो इस पोइम के अंदर जो यूज़ हुए हैं, डायरेक्टली मैं उनके ऊपर आ रही हूँ. एग्जाम्पल्स हैं आपके पास वैसे भी दी हुई, और बहुत ईजी एग्जाम्पल्स दी हुई, आप इजीली देख सकते हो, समझ सकते हो इन चीज़ों को. लेकिन इस पोइम के अंदर जो आ रही हैं वो कौन सी हैं? टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स. अब आप पिक्चर बन रही है ना आपके माइंड में? शैटर्ड फेस, ठीक है, रिंकल्ड लिप और डेजर्ट, ये सब वर्ड्स क्या हैं जो कि आपके माइंड के अंदर पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं. और अगर आपने वो पिक्चर ना भी देखी होती जो मैंने लगाई हुई है, इवन देन आपको समझ में आ जाता कि सीन कहाँ पे हो रहा है और कंडीशन इस वक्त क्या है स्टैचू की. तो देखा जाए ये कौन सी इमेजरी यूज हुई है बच्चों? विजुअल इमेजरी. विजुअल क्या होती है? रिलेटेड टू योर सेंस ऑफ साइट, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक जो यूज की गई है पोइम में, दैट इज एंजाम्पमेंट. बच्चों बी इज साइलेंट हियर, एंजाम्पमेंट, ठीक है. और दूसरा इसका नाम क्या होता है? रन ऑन लाइन. एंजाम्पमेंट रेफर्स टू द लाइन्स दैट एंड विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क्स. ये होता क्या बच्चों? आपको पहले भी बताया हुआ है, या रन ऑन लाइन से भी आपको पता चल रहा है कि एक बात ख़त्म नहीं हुई होती और अगली लाइन में उसी को कंटिन्यू किया जा रहा होता है, बट विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क. सो एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देख लो, जहाँ पे मैंने आपको दी हुई है, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, ब्रीडिंग लिलैक्स आउट ऑफ द डेड लैंड, मिक्सिंग मेमोरी एंड डिजायर, स्टरिंग डल रूट्स विद स्प्रिंग रेन. तो कहीं पे भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है. हालांकि इस ब्रीडिंग को नीचे जाना चाहिए था, मिक्सिंग को भी, स्टरिंग को भी, लेकिन ये भी एक टेक्निक है आपकी पोइम को ब्यूटिफाई करने की, प्लस कोई मैसेज या कोई थीम कन्वे करने की, ठीक है. तो शैले ने इस पोइम में बहुत जगह पे ये यूज़ किया है, ठीक है. दो एग्जाम्पल्स हैं जो क्या है, हु सेड टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन, यहाँ तक है. अब टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन की जहाँ पे बात हो रही है नीचे, फिर आगे कंटिन्यू हो रहा है, स्टैंड इन द डेजर्ट. और फिर क्या है, टेल दैट इट्स स्कल्पटर विल दोज पैशंस रेड, कंप्लीट नहीं हुई बात, विच शेड सर्वाइव, ये अगली लाइन शुरू हो जाती है, ठीक है. तो एंजॉयमेंट है मीन्स कि आपको बताया जा रहा है कि आपने अभी अपना फोकस नहीं हटाना क्योंकि अगली बात उससे लिंक होती हुई आगे जा रही है. तो एक तो ये टेक्निक है फिगर्स ऑफ स्पीच के लिए कि आप ऑब्वियसली पोइट्री है तो नई नई चीज़ें यूज़ की जाती हैं उसके लिए. और सेकेंडली मीन्स के
आपको और मजीद सिचुएशन को बताया जा रहा है कि अगली इंपॉर्टेंट बात इसके बाद आ रही है, ठीक है। देन कम्स एलिट्रेशन। सिंपली म्यूजिकल क्वालिटी देने के लिए पोइम को हमारे पास कुछ टेक्निक्स यूज की जा रही होती है, एलिट्रेशन, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, और समटाइम्स ये होता है कि म्यूजिकल क्वालिटी मिलती है, और दूसरा ये कि टोन भी सेट हो रही होती है। कहीं पे आप देखो जब आप नर्सरी राइम्स पढ़ते हो वहाँ पे आपको एक लाइवली टोन मिल रही होती है, एक हैप्पीनेस की, आप ऑटोमेटिकली एक हैप्पी मूड आपका क्रिएट किया जा रहा होता है, ठीक है। लेकिन जब आप ओzymandias को पढ़ रहे हो तो आपको एक सैड मूड क्रिएट किया जा रहा है, और वो इन टेक्निक्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है, इन साउंड्स के थ्रू हो रहा है। अच्छा, एलिट्रेशन क्या होती है? कॉन्सोनेंट साउंड्स जब रिपीट हो रही होती हैं बिल्कुल साथ साथ वाले वर्ड्स में या फिर एक ही लाइन के अंदर, तो उसको क्या कहा जाता है बच्चों? एलिट्रेशन। इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये कहाँ पे अकर करती है? एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स। जैसे ये दो एग्जांपल्स मैंने दी हुई हैं, ठीक है, आप देख सकते हो सा और श साउंड्स रिपीट हो रही हैं। इसी तरह अगली में प साउंड रिपीट हो रही है, और ये कहाँ पे रिपीट हो रही है? एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स। यहाँ पे पोइम में भी आई है हमारे पास, जैसे द यूज ऑफ क साउंड, सी जो आ रही है आपके पास इन कोल्ड कमांड, और ब साउंड इन बाउंडलेस एंड बेयर, सॉरी दिस इज बेयर, ये गलत लिखा गया है, और लास्ट है लोन एंड लेवल में ल साउंड, ठीक है। ये लिटरेशन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, आपको पता होना चाहिए कि रेपिटिशन कहाँ पे अकर करती है? एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स, तो तब हम उसे क्या कहते हैं? एलिट्रेशन। नेक्स्ट इज कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स में क्या होता है बच्चों? रेपिटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, लेकिन ये इसकी प्लेसमेंट डिफरेंट होती है। कहाँ पे होती है? मिडल और एंड ऑफ वर्ड्स में। जैसे यहाँ पे ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, यहाँ पे हम कौन से साउंड की बात करें? क साउंड, क साउंड की बात कर रहे हैं, या न साउंड की बात कर रहे हैं, जो कि कॉन्सोनेंट्स है। अगर आप ड साउंड की इधर बात करोगे तो वो क्या चीज़ बन जाएगी? एलिट्रेशन। लेकिन अगर हम क साउंड की बात करेंगे तो वो क्या बनेगा बच्चों? कॉन्सोनेंट्स। इसी तरह पिटर पैटर में र साउंड जो है, ये आपके पास र एंड में जो साउंड आ रही है, ये कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है। और इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ज साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे आपके पास ज साउंड आ रही है, लिखा वहाँ पे एस हुआ है लेकिन ज आ रही है पोइम के अंदर। हाफ संक अ शैटर्ड विजेज लाइज वूज फ्राउन, ज, ठीक है। ये जो ज साउंड आ रही है, ये कैसा मूड बना रही है, कैसी टोन सेट कर रही है? सैड। और पोइम की टोन नो डाउट सैड ही है, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चों? एसोनेंस। एसोनेंस डिफरेंट होती है कॉन्सोनेंस और एलिट्रेशन से। ये क्या चीज़ है? रेपिटेशन ऑफ वॉवल साउंड्स इन द सेम लाइन, ठीक है। और अगेन इसका भी पर्पस यही होता है, रिदम और टोन सेट करना। इस पोइम के अंदर कहाँ पे आ रही है? द साउंड्स ऑफ आ इन स्टैंड एंड सैंड। ये जो ए साउंड बने ना, स्टैंड एंड सैंड, ये वाली, और साउंड ऑफ ए इन वेल एंड रेड, यहाँ पे ये रिपीट हो रही है। आपको पोइम पढ़ने में भी आसानी हो जाती है, प्लस आपकी एक टोन बनती जाती है। और नो डाउट इस पोइम की ओवरऑल टोन कैसी है? सैड और सीरियस। देन वी हैव एन ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है बच्चों? दो ऑपोजिट वर्ड्स को, कंट्रास्टिंग वर्ड्स को इकट्ठा लिख देना, ठीक है। और ये भी क्या करती है बच्चों? आपका इन्हांस करती है इफेक्ट, और ज़्यादा आपके आइडिया को री इन्फोर्स करती है, ज़्यादा उस पर फोकस करती है। जैसे ये एग्जाम्पल्स आपके पास हैं, ठीक है। पोइम के अंदर क्या हो रहा है? हमारे पास एक एग्जांपल आ रही है ऑक्सीमोरॉन की, दैट इज कोलोसल रैक। कोलोसल का मतलब क्या होता है? ह्यूज। रैक होता है वैसे शिप रैक को हम कहते हैं, तबाही जहाँ पे शिप की हुई होती है। यहाँ पे सिंपल मतलब उसका डिके है, तो एक तरफ एक चीज़ इतनी बड़ी है और दूसरी तरफ उसका डिके दिखाया जा रहा है। तो ये भी क्या है बच्चों? ऑक्सीमोरॉन है, ठीक है। और ये कॉन्ट्रडिक्शन दिखा रही है कि वाक्य ओzymandias की क्या सेल्फ परसेप्शन ऑफ इमोर्टैलिटी, वो अपने आप को क्या समझता था अपने टाइम पे कि वो इमॉर्टल है, वो सब पावरफुल है, और ये पावरफुल इंसान का डिके दिखा रही है। एंड द रियलिटी दैट ऑल अर्थली पावर विल पास अवे, और ये बता रही है कि वो सारे का सारा कोलोसल ओzymandias जो है वो तबाह हो गया, इस तरह सब कुछ को तबाह हो जाना है, लीविंग द वर्ल्ड, सब कुछ छोड़ के दुनिया चले जाने, बाउंडलेस एंड बेयर, अनलिमिटेड और लिमिटलेस, और बेयर मीन्स अनकवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव आयरनी।
आयरनी इज यूज टू प्रेजेंट द ऑपोजिट मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स। अच्छा बच्चों, ये भी मैं आपको इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। यहाँ पे बताना ही ज़रूरी है कि आयरनी भी ऑपोजिट होती है, कि जो वर्ड्स बोले जा रहे होते हैं उसका मीनिंग ऑपोजिट होता है, ठीक है। ये आपके पास होती है वर्बल आयरनी। मैंने यहाँ पे दो तरह की आयरनीज की एग्जांपल आपको दी है, वर्बल की और सिचुएशनल की, ठीक है। एक थर्ड टाइप भी होती है ड्रामेटिक, इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में वो भी इंक्लूड करूँगी। पोइम में आपको जो मिल रही है वो कौन सी आयरनी है? सिचुएशनल, मीन्स के एक सिचुएशन जो कि नज़र आ रही है और इन रियलिटी वो उसके ऑपोजिट है। एन एग्जाम्पल ऑफ आयरनी ऑफ सिचुएशन इज इन ओzymandias डिस्क्रिप्शन। ओzymandias के डिस्क्रिप्शन में एक आयरनी की आपको सिचुएशनल आयरनी की एग्जाम्पल मिल रही है, जिसमें क्या है बच्चों, विच प्रेजेंट्स हिम एज माइटी ग्रेट एंड फियर्स किंग। जो कि स्टैचू आप देखो तो क्या वो आपको एक साइड पे किंग अपने आप को क्या बता रहा है? माइटी, ग्रेट और पावरफुल किंग। बट इन रियलिटी असल में क्या हो रहा है? देयर इज नथिंग बट अ ब्रोकन लाइफलेस स्टैचू। वो है क्या? अब टूटा फूटा एक स्टैचू है, ठीक है। तो दिस इज आयरनी ऑफ सिचुएशन। उसके बाद इस पोइम की कुछ पोइटिक डिवाइसेस की बात कर देते हैं। पहले हमने फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस की बात की, अब हम पोइटिक डिवाइसेस की बात कर रहे हैं। इसकी काइंड क्या है बच्चों इस पोइम की? उसको हम सोनेट कहते हैं। और सोनेट क्या होती है? बेसिकली इट्स अ 14 लाइन पोइम, 14 लाइन्स की होती है, जिसमें एक ही आइडिया चल रहा होता है पूरी की पूरी पोइम में। दो पार्ट्स होते हैं सोनेट के बच्चों। पहली 8 लाइन्स को हम कहते हैं ऑक्टेव, और नेक्स्ट 6 लाइन्स को क्या कहा जाता है? सेस्टेट, ठीक है, द सेकेंड पार्ट। ओzymandias में भी यही है, पहले 8 लाइन्स हैं और फिर 6 लाइन्स का सेस्टेट है, ठीक है। तो इसलिए आप इसे क्या कहते हो? सोनेट। राइमिंग स्कीम है इस पोइम की बच्चों, ये वाली इसकी राइमिंग स्कीम है A B B A, आप देख लो तो आपको पता भी चल जाएगा। और टिपिकली यही होती नहीं होती, और शैले ने जो है अपनी एक थोड़ी सी डिफरेंस के साथ एक राइमिंग स्कीम इंट्रोड्यूस की है इस पोइम के अंदर सोनेट की, जो नहीं होती है, ठीक है। और वो क्या कह रहे हैं? शैले हैज यूज द मिक्सचर ऑफ एन ऑक्टेव एंड शेक्सपियरियन राइमिंग स्कीम। दोनों को मिला के शैले ने इस पोइम की राइमिंग स्कीम बनाई है, ठीक है बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोइम। खत्म हो रही है और आप इसको देख लो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। सो चलो।